नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन फेस टू फेस में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हूं मैं एक ऐसे चेहरे को लेकर जिसको किसी भी तारुफ की ज़रूरत नहीं, किसी भी परिचय की ज़रूरत नहीं। हमारे साथ आज फेस टू फेस में मौजूद हैं तारिक फ़तेह साहब, जो कि अपने विचारों के लिए, अपने शब्दों के लिए, अपनी वाणी के लिए जाने जाते हैं और विचार भी ऐसे जो बहुत ही मौजूद हैं। ख़ासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हों, इसको भी लेकर वो बहुत स्पष्ट विचार रखते हैं। तारिक फ़तेह सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मैं यही कहूँगी आपसे कि जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की भारत ने पूरी दुनिया में, जिस तरह से मैसेज किया, लेकिन शायद इस स्ट्राइक का फायदा नहीं हुआ और बार बार अभी भी उधर से हमले हो रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि भारत की जो नीति है वो सही है? 47 अगस्त 14 में आपको मैं समझता हूँ कम से कम 1000 साल के बाद आज़ादी नसीब हुई। उसमें ये एक्सपेक्ट करना कि एक जख्मी शेर दोबारा जल्दी से उठ के संभलेगा, जरा टाइम लगता है। जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसकी मिलिट्री सिग्निफिकेंस नहीं है, ये साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। इसका पाकिस्तान जो अपने आप को उन लोगों से जोड़ता है जिन्होंने उन्हीं की ज़मीन पे हमले किए, उन पे फ़र्क कम, आप पे ज़्यादा है। जो आपकी इलीट क्लास है उनका तो कोई मसला ही नहीं है। ये जो आम हिंदुस्तानी है, इसके अंदर एक मुझे एहसास हुआ कि एक मुस्कुराहट आई कि हिंदुस्तानी भी लड़ सकता है। जी, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तारिक साहब, ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से अभी तक पाकिस्तान ने अपनी जनता को हमेशा कश्मीर का हुआ, भारत का हुआ दे दे के और विकास पर ध्यान नहीं दिया, और हमेशा कश्मीर, जब विकास की बात हो कश्मीर खड़ा कर दो, ये करता रहा, वही अब भारत में होगा। कश्मीर का मसला है क्या? कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है जिसपे कुछ इलाके पे पाकिस्तान और चीन ने कब्जा किया हुआ। हिंदुस्तान को तो पहले ही कहना चाहिए था दिन से कि कश्मीर कि पाकिस्तान की फौज हटाओ। जब हम पहले ही कॉम्प्रोमाइज कर ले, चलो कहीं झेलम रिवर पे बॉर्डर कर लेते हैं, अच्छा तुम आ जाओ, जनरल मुशर्रफ की यूनिफॉर्म देख के इस कदर इंडियन खुश हो जाते हैं, या इमरान खान या ये जो अमन की आशा वाली औरतें आती हैं, इसको ऐसे चंचल हो जाते हैं सब, अरे साहब हमारे से अमन आ जाएगा। मुझे ये नहीं समझ में आया आज तक। तो आप हिंदुस्तान को कहना चाहिए था, ये पाकिस्तान कहां से कश्मीर लेके बैठा हुआ है? आपकी जमीन पे कब्जा है ना पाकिस्तान का। तो जो काबिज है, जिसने किसी चीज पे कब्जा किया हुआ, वो क्या शोर मचा रहा है? इन्हें आपके घर में चोर आके बैठा हुआ है और वही कह रहा है कि बाकी कमरे खाली करो। नहीं, वो सही बात है कि चोर जो है वो पाकिस्तान जो है चोर है एक तरह तो से, आपको कहना चाहिए ना कि निकलो बाहर यहाँ से। हाँ, लेकिन ये जिस तरह से हम कह रहे हैं अब, और कहने के बाद भी वो माना तो नहीं। पाकिस्तानी जो हमले कर रहे हैं, वहाँ के जो फौज हमले कर रही है, आतंकी आ रहे हैं, हमारे बच्चों को मार रहे हैं, करेंगे। तो उसका क्या उपाय करें? जब तक आप, मैं तो सीधी बात करता हूँ, उनका हुक्का पानी बंद कर दें, आप खुद ठीक हो जाएंगे। आपको जंग लड़ने की जरूरत नहीं, आपको तो सिंधु दरिया का पानी बंद कर दें, जो पानी है वो हम देना बंद करें, बंद कर दें। तो ये क्या इनह्यूमन नहीं है, अमानवीयता नहीं है? तो ले लें वो जहां से उनको ह्यूमैनिटी नजर आती है। आप जंग लड़ रही हैं या खेल रही हैं? वो मरने को तैयार हैं, आप पैसा बनाने के लिए जुस्तजू में लगे हुए। आप पैसा बनाने की बात समझ में नहीं आई, आप देखिए स्पष्ट पूरा जो हिंदुस्तान में मिडिल क्लास का कल्चर है, वो कहता है कि सक्सेस मीन्स कि सीईओ गूगल का हिंदुस्तानी है जी। जैसे कि वो सारा अपनी कमाई आपको दे रहा जी। हाँ, वो तो नहीं दे रहा, यहाँ जो आपके ब्रिजेस के नीचे लोग बेघर सोते हैं उनको तो नहीं आगे बांट रहा ना, वो तो पैसा ही सिर्फ देख रहा ना। दुश्मन आपका क्या कर रहा है? वो कह रहे हैं हिंदुस्तान को तबाह करना है, क्योंकि गज़वा हिंद के तहत जब तक हिंदुस्तान के तमाम हिंदू मुसलमान नहीं होंगे, जब तक हमारा मिशन नहीं होगा, और जिंदगी शुरू होती है मौत के बाद। यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच एक तो कश्मीर का मसला है, ठीक है, और ये मसला नहीं जी, हिंदुस्तान का मसला है जी। पाकिस्तान के बनने से हिंदुस्तान के बाजू कटे, कश्मीर साइड इशू है। जब तक आप लोगों को, ये हिंदुस्तानियों को, जिसमें मैं अपने आप को भी समझता हूँ, ये एहसास नहीं होगा कि जब किसी ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने आपके दोनों बाजू काट दिए, एक तरफ से बंगाल और दूसरे से पंजाब और सूबा सरहद और सिंध आपसे कटा, जब आपको
तकलीफ नहीं हुई। आपके नेशनल एंथम में सिंध नहीं है? जब हर बच्चा गा रहा है पंजाब, सिंध, मराठा है, कुछ पता ही नहीं किसी को कि सिंध है कहाँ। तो ये रियलाइजेशन पहले हिंदुस्तान में आनी होगी कि हमसे क्या छिना। कश्मीर इज साइड इशू, लेकिन जब तक वहां इंडिया, हिंदुस्तान और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला जाएगा, उस वक्त तक आप वहां से ना ट्रेड करें, ना आप उनसे बातचीत करें, ना आपके वहां एक्टर जाएं, ना वहां से कोई एक्टर आए। तो इसका मतलब जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश के पास होती है, एक फ्रंट पॉलिसी होती है, एक बैकडोर पॉलिसी होती है, खासकर विदेश नीति में। और बैकडोर पॉलिसी में हम ये मान के चलते हैं कि जो आर्ट है, कल्चर है, खेल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी पत्रकार हैं, इन लोगों पर कोई बंधन नहीं लगना चाहिए। उधर पाकिस्तान भी मीडिया को बंधन लगा रहा है, और आपका ये कहना है क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्यों नहीं बंधन होना चाहिए? कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इनको तो आप ऊपर रखेंगे। कवि को तो आपने हराम कर दिया, इनको मौसीकी पे आपने फतवा लगा दिया, सितार पे आपने फतवा लगा दिया, गाने पे आपका फतवा है, लड़का और लड़की साथ बैठने पे फतवा नहीं है, बच्चों की शादियां 15 साल की उम्र में बच्चियां आप शादी करने को तैयार हैं, 4 शादियां आप मुसलमानों के, ये सब करने के बाद आप कह रहे हैं कवि। कहाँ की कवि, कहाँ का फलसफा? आप लुटेरे उचक्के आपके मुल्क के दुश्मनों के नाम की सड़कें रख लें, इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना। अगर इस तरह से हम चलें तो कोई मेहंदी हसन का गजल सुने तो उसका मैं तो नहीं सुनता, क्यों छोड़ के आए हिंदुस्तान, क्यों मुशर्रफ आए पाकिस्तान? इन लोगों ने यूपी, बिहार और सीपी में पाकिस्तान के लिए वोटिंग की और खुद आधा खानदान पाकिस्तान चला गया और वहां जाके जेनोसाइड किया कल्चर का कि सिंध में बैठ के सिंधी जबान पे पाबंदी लगाई। लेकिन जब मोदी साहब एक स्टैंड ले रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ सच्चाई और सिर्फ सच्चाई है, यानी उनके पोजीशन में कहीं डिप्लोमेटिक झूठ भी नहीं आता, तो हम तो सपोर्ट करेंगे ना उनको। कश्मीर से ये बात शुरू हुई, अचानक से बलूचिस्तान की बात उठा ली गई। जाहिर सी बात है कि बलूचिस्तान के सपोर्ट में भारत के लिए खड़ा रहना इतना आसान भी नहीं। ये पाकिस्तान ISI का प्रोपेगेंडा इंडिया में काफी चल रहा है और तमाम हिंदुस्तान की वो जो अपर क्लास इंटेलेक्चुअल क्लास है, ये सब का यही है, कह रहे साहब ईरान से ताल्लुकात खराब। अरे कब किस बलोचिस्तान की आजादी की मूवमेंट ने ईरान की बात की है जो ये लोग कर रहे हैं? ये तो कलात एक इंडिपेंडेंट स्टेट था जिसपे पाकिस्तान की फौज ने जाके कब्जा किया। कलात, जिसका नाम बलोचिस्तान आप कहें, उन्होंने आके जवाहरलाल नेहरू से कहा कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। मौलाना आजाद और नेहरू चाचा ने कहा कि नहीं भैया हमें नहीं चाहिए ये कुछ। हाँ, निकोबार इतना दूर है वो हमारा है, लेकिन ये 200 मील दूर जो बलोचिस्तान है इसको हम नहीं चाहिए। तो ये जो एक आइडियोलॉजी थी जिना की कि यहूद और हनूद हमारे दुश्मन है, यानी यहूदी और हिंदू, ये ना यहूदी समझता है इस टर्म को, ना हिंदू समझता है कि अल यहूद वल हनूद, ये दोनों दुनिया के जालिम तरीन लोग हैं और इनको डिस्ट्रॉय करना हमारा मिशन है। ये इतना क्लैरिटी है पाकिस्तान में। अक्सर आप नाम को लेकर बहुत नाराज हैं और आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के जो भी मुसलमान हैं वो क्यों शम्स रखते हैं, और तो इससे बुराई क्या है? तो अगर अरबी वो तो रख लें, नाम में क्या रखा है? हाँ, तो किसी अरब का बताइए अगले 5000 साल में अशोक नाम हो। हिंदुस्तानी कल्चर भी तो है, एक तो टॉलरेट करने का कल्चर है, हम हर चीज को कैसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कर लिया ना आपने टॉलरेट, बाजू कटवा लिए ना, और उफ भी नहीं किया आपने जी। 15 सितंबर की तकरीर भी कर दिया आपने। यहाँ जेनोसाइड हो गया, बांग्लादेश में 30 लाख मारे, किसने? मुसलमान ने मारा ना मुसलमान को। तो आपकी नजर में मुस्लिमों की सबसे मुख्य प्रॉब्लम क्या है, खासकर मैं हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात करूं तो? पहले हिंदुस्तानी फिर मुसलमान, बड़ा सिंपल है। जो इसको आप रिवर्स करेंगे वो पाकिस्तान चला जाए। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो आज तक सहता रहा है, और ये गंगा जमनी तहजीब जो हमने, ये नहीं, गंगा जमुना तहजीब आर्टिफिशियल चीज है जी। ये तहजीब है कुरुक्षेत्र की, ये है सिंधु दरिया की। पार्टीशन के बाद आपको बेवकूफ बनाया गया और ये लफ्ज तहजीब भी हिंदुस्तान की वर्ड नहीं है। आपको जबरदस्ती कह दिया कि पाकिस्तान चला गया, इसे भूल जाओ, जल्दी से भूलो। गंगा और जमुना, गंगा जमुना हमारा है, खत्म। ना ब्रह्मपुत्र आपका, ना गंजीज आपका, ना डेल्टा आपका, ना सुंदरबन आपका, ना खुलना, ना ढाका, कुछ भी नहीं। जल्दी से आपको कन्विंस कर दिया और 1950s में एजुकेशन सिस्टम ने गंगा जमुना की तहजीब। नहीं, ये तो तहजीब है। ये मेरे ख्याल से गंगा जमुना की जो उक्ति है, शायद अगर हम भाषा विज्ञान में देखें तो वो तब से भी यही है जब त्रिवेणी संगम है हमारे पास, जहाँ गंगा और जमुना मिलती हैं, तो इसलिए हम लोग उसको कहते हैं। नाम भी इलाहाबाद ही है ना? इलाहाबाद ही है, बिल्कुल। बताइए तो, आपके सबसे बड़े शहर का नाम भी अल्लाह के नाम पे है ना? जी, जी। ये मतलब ये आयरनीज है ना इंडिया की। लेकिन आपने अपने
इतने बड़े शहर का नाम तो अल्लाह के नाम पे कर दिया, और दूसरी साइड पे किसी सऊदी अरेबिया में क्या नाम राम के नाम पे होगा कोई? बिल्कुल नहीं जी। तो फिर मैं रेसिप्रोसिटी मांग रहा हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, आप मेरी इज्जत करें। यही जो इज्जत करने वाली बात आ रही है, यहीं पे मैं कहना चाहती हूँ। मैं अभी हिंदुस्तान में अपने आप को समेटे हुए हूँ कि जिस तरह से अभी तक हम लोग सहते रहे हैं या एक साथ रहते रहे हैं, लेकिन जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, क्या आप, वो एक रिटेलिएशन ही था, क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे? मैं बाबरी मस्जिद को ही नहीं मानता। वो तो इस्लाम के तहत चोरी की हुई जमीन पे मस्जिद बनी नहीं सकती। ये मुद्दा किसने उठाया ही नहीं। जो बाबर ने बनाई वो मस्जिद, हाँ। और वो मस्जिद को अगर गिरा दिया गया तो गलत तो नहीं हुआ? नहीं, इसलिए गलत होता है। गलत इसलिए कि आपको ट्रूथ और रेकन्सिलिएशन के साथ सबसे पहले मुसलमानों को ये मानना पड़ेगा कि बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, जितने थे जिन्होंने लाइब्रेरीज जलाई, नालंदा जला। अच्छा, जिन लोगों ने उनको जलाया वो हमारे दुश्मन। जिस दिन ये तय हो जाएगा उस दिन सच और झूठ सामने आ जाएगा आपका। किसी हिंदू फौज ने जाके मक्का पे हमला नहीं किया। जो हिंदू आए इमाम हुसैन की मदद करने के लिए आए करबला में। लेकिन अभी जो दोनों देशों की पॉलिटिक्स है, अगर उसकी हम बात करें तो आपके हिसाब से, आपने इतना लंबा समय देखा है पाकिस्तान की राजनीति को भी और झेला है उसको, मैं कहूँ तो उसमें सबसे गोल्डन पीरियड आपके हिसाब से कब था, जब ऐसा लग रहा था कि दोनों एक साथ आ जाते और मामला बहुत हद तक सुलझ सकता था? पाकिस्तान की पैदाइश झूठ में हुई। एक मिनट नहीं है उस मुल्क में जिसके अंदर नेकी निकली हो। इन्होंने शुरू से ही कत्लेआम किया। छूटते के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना ने पहला स्लॉटर पाकिस्तान में सूबह सरहद में, बारबरा जगह है जहां 700 खुदाई खिदमतकार जो बादशाह खान के सपोर्टर्स थे, उनको दरिया के किनारे लाके फौज खड़ी होकर मैसेकर कर दिया। जैसे ही पैसा मिला 40 या 60 करोड़ जो गांधी जी के फास्ट की वजह से मिला, उन्होंने कश्मीर पे हमला कर दिया है? और फौज को शलवार कमीज पहना के कह दिए ट्राइबल्स हैं। आप मुझे कोई वक्त ऐसा भी तो बताइए कि किसमें पाकिस्तान ने कभी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, सिविलियन और मिलिट्री ने सच बोला हो। पूरे पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक शख्स नहीं है जो कश्मीरी जबान बोल पाए। पाकिस्तान में जो इलाके हैं कहीं मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट नहीं थी। पंजाब में मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट नहीं थी। बलूचिस्तान आजाद मुल्क था, सूबा सरहद के अंदर कांग्रेस की हुकूमत थी, और सिंध में जो चीफ मिनिस्टर था उसको जहर दे के अल्लाह बख्श उमरो कांग्रेस के मार के फिर उनकी सीटों पे इलेक्शन के एक वोट पे मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बनी। कोई मौका ही नहीं है हाँ। जिसमें मैं पॉजिटिव साइन देखूं। हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा डर है तारिक साहब की, जिस तरह से मुस्लिमों की आबादी है, और एक डर ये है कि कहीं ना कहीं, जैसा कि आप भी जानते हैं इस चीज को, कि बहुत लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान को या अरब को सपोर्ट करते हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कोई कदम उठाए जाते हैं तो ऐसे विरोध की इतनी आवाजें आ जाती हैं कि जाहिर सी बात है कि सरकार जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको बहुत मुसीबत होती है। इतना खतरा नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को कोई पाकिस्तान से ऐसा प्यार नहीं है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की लीडरशिप नहीं है, लेकिन वो फिर चाहते हैं कि मुस्लिम फैमिली लॉ होना चाहिए। तो ये तो लीडरशिप की गलती है, और ये गलती मेजॉरिटी कम्युनिटी की है कि उन्होंने जब भी इंदिरा गांधी के जमाने में जब ये मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड सेटअप हुआ और सब कुछ हुआ, तो आपने सिर्फ मौलवी रखे वहां। अभी भी जो कलकत्ता में डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है, जो भी ममता बनर्जी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने शोर मचाया, औरतें तो नहीं है। जो महिलाएं हैं वो कह रही खत्म करो, जो मौलवी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं शरिया होना चाहिए। हलाला ऐसी भयानक चीज कि ह्यूमन सिविलाइजेशन में इसका एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो ट्रिपल तलाक का जो मसला है, जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक क्वेश्चनायर दे रही है सबको, इनफैक्ट ये भी हो रहा है कि महिलाओं को, जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं है, इसमें भी चालाकी ये है कि उसको इंग्लिश में लिख के दिया जा रहा है। ये जो आप कह सकते हैं कदम है, इसको आप कितना मुस्लिम के तौर पे देखिए, प्रो मुस्लिम ये गुनाह है ये जो मौलवी हजरात कर रहे हैं। देखिए, इस्लाम का फाउंडेशन जो है वो ये है कि कुरान कहता है कि सच और सच बोलो, इवन इफ दैट ट्रूथ इज अगेंस्ट यू। हमारे मुसलमानों के पास एक चॉइस है, अल्लाह का इस्लाम या मुल्ला का इस्लाम। अल्लाह का इस्लाम आपको लिबरेट कर देगा, इंसान बना देगा, और मुल्ला के इस्लाम में गए कत्लो गारत होगा,
जिन लोगों ने आज तक जिहाद को डिनाउंस नहीं किया है उनसे आप बच के रहिए। आपके विरोधी यहाँ पे आरोप लगाते हैं कि ये सब कुछ तारिक फतेह को इसलिए पूछ है कि वो मुस्लिम होके मुस्लिमों के खिलाफ बोलते हैं। मैं तो बोलूंगा, और क्यों नहीं बोलूं मैं? वो मोदी का सपोर्ट करते हैं। ये तो आखिरी नहीं है, 8वें नंबर के बैटिंग ऑर्डर पे कौन सेंचुरी की सोचता है? इस्लाम ने हमको पूरा हक दिया है कि वो शख्स जो इस्लाम की तजारत करे उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जिसने दुकान लगाई हुई है तावीज़ों की, फकीरों की, जिसने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की सोचा भी है, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। जब मौलवी निकलेगा कहेगा यूनिवर्सल सिविल कोड मुसलमानों को विल सेट आवर डॉटर्स फ्री, तब सच बोलेंगे। जब तक वो बोलते रहेंगे कलकत्ता में 1 लाख जमा कर दो और ममता बनर्जी और डिफरेंट पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल करेंगे, मुस्लिम वोट का ही है ना दबाव। हाँ। वरना वो कौन सी ममता बनर्जी मुसलमान हो गई? इतनी पीड़ है तो हो जाए, मैं भी खुश हो जाऊंगा। दिस इज यूजिंग इस्लाम एज पॉलिटिक्स। ये बेसिक अंतर है उनके तथाकथित इस्लाम में और आपके। मैं देखिए, मेरा कसूर ये, मैं शीशा दिखा रहा हूं उन्हें, और वो जो देखते हैं शीशे में उनको पसंद नहीं आती बात। पढ़े लिखे लोग जो अमेरिका में पैदा हुए हैं, उन्होंने सैन बर्नार्डिनो पे हमला किया ना। जो अभी अटैक हुआ ह्यूस्टन में, कहा लंदन के जो बॉम्बर्स थे, स्पेन के जो बॉम्बर्स थे, बाली में जिन्होंने बम मारे, मुंबई के अंदर जिन्होंने हमला किया, मुसलमान ही है ना जी। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत बड़ा सवाल है तारिक साहब की, पढ़े लिखे मुसलमान जो कि अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और अच्छी जगहों से पढ़े लिखे हैं, वो आखिर फिर क्यों इधर मुड़ रहे हैं? इतने रेडिकल तो वो नहीं है। रेडिकल तो हैं। आप जितने पढ़े लिखे होंगे उतने ज्यादा रेडिकल होंगे। जिन्ना साहब पैसे वाले ही थे ना, पढ़े लिखे ही थे ना, शराब भी पीते थे, सुअर भी खाते थे, दोस्त की बेटी लेके भाग गए थे, सब उन्होंने जो फेल करने थे वो कर लिए, वो कायदे आज़म बना दिया उनको। तो क्या आपको लगता है कि भारत की जो भी ये समस्या है, दरअसल वो समस्या इसीलिए है कि तमाम जो दल हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? बड़ी हद तक। यूपी में आपने अभी नहीं सुना कि हमें एक नए कायद की जरूरत है? एक पॉलिटिशियन ने नहीं कहा जलसे में माइक्रोफोन पे कि मुसलमान एक हो जाओ और हिंदुस्तान पे कब्जा कर लो? और क्या लोग जो वहां चीफ गेस्ट थे जो हिंदू थे, उन्होंने तालियां नहीं बजाई इस बात पे? क्या कुरान का इस्तेमाल नहीं हो रहा इलेक्शन के अंदर? ये तो इट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। मुद्दे पे बहस थोड़ी हो रही। कास्ट और रिलीजन को लेके आपने ऐसा उरूज पे चढ़ा दिया कि उसके अगेंस्ट कोई बात ही नहीं कर सकता। और कौन कर रहा है? मुसलमान। ठीक है, मैं मान रही हूँ कि ऐसे तमाम मुस्लिम नेता हैं, ऐसे तमाम मुस्लिम संगठन हैं जो अभी भी बहुत आगे बढ़कर और ऐसी बातें करते हैं जो भारत के जो कहा जाए संस्कृति है उससे मैच नहीं करती। पर यहीं पर वो तमाम हिंदू संगठन भी हैं जो ठीक उसी जबान में बात करते हैं। तो क्या आप उनकी हिमायत बनेंगे? नहीं, बिल्कुल जैसे बजरंग दल है, शिवसेना है, क्या आप उनकी हिमायती हैं? No. ये तो दे आर रिस्पॉन्स टू मुस्लिम द पेन इन्फ्लिक्टेड बाय मुस्लिम्स ऑन इंडिया। ये तो सिम्टम है उस दुख के जो हिंदुस्तान के ऊपर 1000 साल से पड़ा है। अगर ये तो इट इज अ नेचुरल आउटकम। इसका मतलब आप इसको नेचुरल आउटकम मानते हैं? नेचुरल आउटकम दैट नीड्स टू बी डिनाउंस्ड। दूसरी बात, अगर तमाम हिंदुस्तान बजरंग दल हो गया, समझिए कि उसको 100% वोट मिल गए, तो क्या होगा? एंड में उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? कि हिंदुस्तान एक हिंदू नेशनलिस्ट फंडामेंटलिस्ट कंट्री होगा। लेकिन अगर आपके 10% दुनिया के मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट हो गए तो सिविलाइजेशन ऑन अर्थ विल फिनिश। यानी कट्टरवाद हिंदू से कट्टरवाद मुस्लिम एप्पल एंड ऑरेंजेस की ना देखें, सपोज करें आप सारे यहूदी कट्टरपंथ हो जाते हैं, अरे वो क्या करेंगे? ज्यादा वेस्ट बैंक पे कब्जा ही रखेंगे ना। मैं कह रहा हूं कि जैसे कि आपके वीएचपी वालों ने पूरी कैंपेन चलाई मेरे अगेंस्ट कि इसको अरेस्ट करो और फेंको, पता नहीं क्या है टू गेट अवे फ्रॉम देयर। और वो ज्यादा से ज्यादा यही कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। वो कौन सा सुसाइड बॉम्बर निकला है? यानी वो आपके अंडमान आइलैंड में कौन थे? सवारकर। हाँ, कितने बड़े हिंदुत्व के एक्सट्रीमिस्ट, वो तो वैसे ही एथियस्ट थे। उन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग तो नहीं है ना जाके कि जिन्ना साहब के घर में जाके बम फोड़ दिया। लेकिन आरोप है उनके संघ के ऊपर, यही एक बहुत बड़ा ये धब्बा है कि नाथूराम गोडसे उनसे जुड़े हुए थे और उन्होंने गांधी जी की हत्या की।
तो एक्सट्रीमिज्म उधर भी है, ये तो कहा मैं जाता आपसे है। कह रहा हूं ना कि उस एक्सट्रीमिज्म का वर्ष के सिनारियो ये है कि गांधी जी को मार दिया किसी ने, हाँ? और दूसरी साइड पे क्या है कि जो सबसे बड़ा चोर है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं आप कि मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम, यानी कायदे पाकिस्तान भी नहीं, कायदे आजम यानी दुनिया का सबसे बड़ा लीडर। तो आप देख रही हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। इस्लामिक टेररिज्म का ये है कि 9/11 हो गया, 7/7 हो गया, 26/11 हो गया, और होता चला जा रहा है, एंडलेस। आप अपने को कॉमरेड कहते हैं और आप बात कर रहे हैं पूंजीवादियों की, आप बात कर रहे हैं उन लोगों के साथ जाने की जो कि आप इसको एक्सट्रीमिज्म को भी आप एक तरह वो से मेरे साथ आ रहे, मैं तो नहीं जा रहा उनके साथ। मैं कह रहा हूं ना कि औरतों के हकूक होने चाहिए। अगर सीपीएम कह रही कि नहीं होने चाहिए तो मेरा कसूर है। मार्क्स को कौन बिट्रे कर रहा है यहाँ? सीपीएम सीपीआई कर रही है या मैं कर रहा हूं? आपके हिसाब से ये भारत पाकिस्तान की जो समस्या है, या जो भारत जिस तरह से प्रेशर, जिस तरह से दबाव में है, अगर मैं आपको बोलूं बहुत शॉर्ट में कि इसका क्या हल होना चाहिए, तो आप क्या देंगे? मैं तो सिर्फ कह रहा हूं हुक्का पानी बंद कर दें, खुद होश में आ जाएगा। बलूचिस्तान के जो सरमाचार, हम जिसको हम सरमाचार मतलब जो अपनी जान देने को तैयार हैं आज़ादी के लिए, एक आज़ाद मुल्क पे कब्जा किया पाकिस्तान ने, उनकी मदद करें। अफगानिस्तान की मदद करें, बांग्लादेश से दोस्ती करें। देखें, आपके दोस्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े दोस्त 2 मुसलमान मुल्क हैं। ये जो हिंदुस्तान में एंटी मुस्लिम एटमॉस्फेयर है, इनको भी समझना चाहिए। ये जो अजीब किस्म के बजरंग दल और आपकी जो महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है, कि इंडिया का सबसे बड़ा दोस्त दुनिया में इस वक्त एक मुस्लिम कंट्री है, 2 मुस्लिम कंट्री, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। तो इंडिया इज नॉट एंटी इस्लाम। जो नासूर है, जो जख्म है, वो है अल पाकिस्तान। उसको आप डिसॉल्व करें। मैं नहीं कह रहा कि आप कब्जा करें, लेकिन एक हिंदू को लाहौर जाने का ऐसा हक होना चाहिए जैसे मुझे मक्का जाने का। एक हिंदू को या सिख को ननकाना जाने का ऐसा ही होना चाहिए कि कोई उसको पाकिस्तानी गार्ड ना रोके। ये तो कोशिश की भारत ने, हमने रेल चलाई, हमने बसें भेजी। ना, और देखिए, पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री, इट्स एन आर्टिफिशियल एंटिटी। और एक और, इतने दिन से आप हिंदुस्तान में, आप भारतीय राजनीति यदि मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बुरी बात आपको क्या लगती है? जिस तरह हिंदुस्तानी गरीब हिंदुस्तानियों को डांटता है, मेरा तो दिल टूट जाता है। और ये जो है डिवीजन, ये बड़ा पेनफुल है। ये कास्ट का नहीं है, ये क्लास का है। भारत में सबसे अच्छी जगह आपको कौन सी लगी, और कौन सा ऐसा लीडर है जिससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं? मुझे एक तो दिल्ली बड़ा प्यारा लगता है, क्योंकि असल में यहाँ छुपी हुई दिल्ली में एक पंजाब रहता है, तो मुझे पंजाबी सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि दिल्ली में बोली जा रही है। और लीडर मुझे आपका सबसे जो अच्छा लगता है वो शशि थरूर है। क्यों? क्योंकि वो ही सो एरुडाइट, और उसको दुनिया का पता है कि बिगर पिक्चर क्या है। शशि थरूर से इतने प्रभावित है तो मोदी साहब तो बैटिंग करके दिखा रहे हैं जी। आपको पसंद आए ना आए, वो 3 नंबर पे 1 आउट पे गए थे, अब लगातार कर रहे हैं, आउट हो ही नहीं रहा। और ये 2020 का मैच है, 5 डे का टेस्ट है, अभी बहुत टाइम है। और एक और हमारे यहाँ नेता हैं, बड़े चर्चित हैं, राहुल गांधी, और आपके यहाँ है बिलावल भुट्टो। किसको ज्यादा लायक समझेंगे आप? इन दोनों को कहीं भेज दें वेकेशन पे साहब, ये जान छोड़े हमारे। ये देखें, ये वो पप्पू टाइप के लोग हैं जिनको विरासत में मिलता है। आपको क्या लगता है कि भारत के मुसलमानों को भारत की राजनीति को किस हिसाब से देखना चाहिए? अभी तक वो माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करते रहे, या एक मेन स्ट्रीम में आ जाए? देखें, ये सुसाइडल है। आप जब तक अपने आप को विक्टिम समझेंगे, यू विल स्टे अ विक्टिम। विक्टिमहुड की जो वो क्या एडिक्शन जो है, ये बिल्कुल ड्रग है। आपको लग गई तो हट नहीं सकते आप इससे। इनको खुद कहना चाहिए, ना सब्सिडी चाहिए हमें, ना आरक्षण चाहिए, ना रिजर्वेशन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें इश्यूज पे बात करो, टैक्स पे बात करो, वाटर प्योरिटी पे बात करो, इन्वायरमेंट पे बात करो। एक बार फिर से मैं अगर पाकिस्तान आपको ले चलूं, और पाकिस्तान की बात हो रही तो नवाज शरीफ साहब की बात होगी, राहिल शरीफ की बात होगी,
दोनों की शराफत पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन ताकतवर कौन है? 1953 से इनका दंगापना चल रहा है। 1953 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व कर दी थी गवर्नर गुलाम मोहम्मद ने, और सिकंदर मिर्जा जो जनरल थे बाद में प्रेसिडेंट बने। ये मुल्क नहीं है, ये एक फौज है जिसके पास एक मुल्क है। ये एक पाई अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। अब क्या है हिंदी का, इसके हाथ में डंडा उसी के, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये समझिए ये बेचारी भैंस जो है फौज के हाथ में। बस। लेकिन कोई ऐसा नेता जो पाकिस्तान का जो हो और जिसको देखकर आपको ये लगता हो कि नहीं इसकी राह तो सही थी पर वो चल नहीं सका? आप शेख मुजीबुर रहमान को लीजिए, आप खान वली खान को लीजिए, गौस बख्श बजिंजो को लीजिए, GM सैयद को लीजिए, पंजाब में मियां इफ्तिखारुद्दीन किसी हद तक, ये सब पे कुफर का इल्जाम लगा के, देखिए मिलिट्री मुल्ला वो है, माफिया है पाकिस्तान में, और ये डिटरमिन करते हैं किसकी गर्दन उड़ानी है और किसको मारना है। आज ही एक पूरा वीडियो बना के उन्होंने डाला कि तारिक फतह पे फतवा लगाओ, तो दे थ्रेटन यू, और हर कोई डरता है कि यार मेरी बेटी पे कोई एसिड फेंक देगा, या ये डरता है कि शादी की दावतें बंद हो जाएंगी मेरी। ये पूरा सोशल ऑस्ट्रेटाइजेशन का है, तो लोग चुप करके घर बैठ जाते हैं। तो आपको डर नहीं लगता? अब से 100 साल पहले तक सिर्फ 55 साल की उम्र होती थी इंसानों की, दांत गिर जाते थे, मच्छर काटता था, ठुस आदमी मर जाता था। तो जब 66 ईयर्स बैटिंग कर ली, अब कोई मार भी देगा तो 25 साल का होता तो मारते ना, अब मार के क्या करेगा तो कर लेने तो उसका शौक भी पूरा हो जाएगा। खुदा न करे कि आपको कुछ नहीं, ऐसे नहीं होता नहीं है। ये डरपोक लोग हैं, मैं बता रहा हूँ जी। भारत पाकिस्तान के बीच शांति सुख का एकमात्र रास्ता आप क्या देखते हैं? जब तक लाहौर में दिवाली नहीं होगी जब तक पाकिस्तान रहेगा, ये समझ लें आप, और जब लाहौर में दिवाली नहीं होगी तो दिवाली क्या। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फतेह साहब। जाहिर सी बात है जो फतेह साहब ने कहा कि जब तक ऐसे दिन नहीं आए कि जब दिल्ली में भी दिवाली मने और लाहौर में भी दिवाली मने, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच की समस्या ख़त्म नहीं हो सकती। इस दुआ के साथ कि दिल्ली और लाहौर दोनों जगह दिवाली मने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे हैं APN, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।